Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Subi Kapoor. So this is our fourth video of the chapter Print and the Modern World. So this is our fourth video of the chapter Print Culture. भाई अगर इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वीडियोस देखकर वापस आओ, तभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। सो अभी हमने पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट कि भाई अभी तक हमने देखा कि अभी तक हमारी वेस्टर्न साइट्स में कैसे कैसे प्रिंट कल्चर आया था, कैसे कैसे हमारे पास वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट से, हैंड रिटन बुक्स से हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र हुए थे, प्रिंटिंग बुक्स पे ट्रांसफ़र हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे पास नई नई मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हुई थी यहाँ पर। तो अब हमने देखना है कि इंडिया में हमारे प्रिंट कल्चर की डेवलपमेंट रही और नहीं रही, तो कैसे रही हमारे पास यहाँ पर इंडिया में हमारे पास क्या रोल प्ले करा प्रिंट कल्चर ने। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, अब हमारे इंडिया में बहुत टाइम पहले ही मैन्यूस्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुके थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट स्टार्ट होने से पहले ही। और जैसे कि हमारी इंडिया एक यहाँ पे डाइवर्स कंट्री है, सो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दे स्टार्ट राइटिंग डाउन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में, कुछ अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेज, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने पास यहाँ पे सब ने अपने डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने यहाँ पे चालू कर दिए थे हमारे पास यहाँ पर। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, यूजली कॉपी होते थे हमारे पास या तो पाम लीव्स पे या हमारे हैंडमेड पेपर्स पर। बट जब ये हमारे पास हैंडमेड पेपर्स पे बनते थे या पाम लीव्स पे बनते थे तो इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते थे। क्या, एक तो इसको बहुत ही डेलिकेसी से हमें हैंडल करना पड़ता था, ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि हैंड रिटन होते थे, टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे, ये हमारे पास यहाँ पर बहुत ईजिली ख़राब भी हो जाया करते थे। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हमें यहाँ पे फेस करने को मिले। अब हमारे पास जब प्रिंट हमारी इंडिया में आया तो सबसे पहले जो प्रिंट कल्चर हमारे इंडिया में आया था वो आया था हमारे पास हमारी पोर्टुगीज़ के थ्रू गोवा में। पोर्टुगीज़ लेकर आए थे प्रिंट कल्चर को हमारे पास यहाँ पे गोवा में। 1674 में 50 बुक्स हमारे पास प्रिंट हुई डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बेसिकली 2 डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट हुई, विच वॉज कोंकणी एंड माई कैनरा लैंग्वेज। ये 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुई थी। हमारे पास यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे जिन्होंने इस बुक्स को प्रिंट करा। इनके अलावा तमिल लैंग्वेज के अलावा और भी बड़ी सारी बुक्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुई थी, वो भी प्रिंट हुई थी हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फिर 1710 में हमारे पास बहुत सारे डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जिन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करते हुए चले थे। अब इसके अलावा हमारे पास 1718 में एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा। 1718 में जेम्स ऑगस्टस हिकी हमारे पास यहाँ पे आए। ही वॉज द एडिटर ऑफ बंगाल गैजेट, बट इनके जो पब्लिशर कह लो या ऑनर कह लो वो थे हमारे पास बाल गंगाधर तिलक। तो बंगाल गैजेट को एडिट करते थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये इनकी एक वीकली मैगजीन थी या एक जर्नल था जो ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जर्नल था। इसके ऊपर किसी की कोई जो थी रोक टोक नहीं थी, तो इनका जो मन करता था ये उसमें लिखते थे। यूजुअली ये यहाँ पर लिखते थे हमारे पास सारी की सारी गॉसिप्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने अपने इसके लिए लिखा था कि ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन, कि अगर मेरी इस एडिटिंग में, मेरी इस मैगजीन में कोई अपना आर्टिकल देना चाहता है सो दे आर फ्री टू गिव देयर आर्टिकल्स, बट मैं आर्टिकल किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिखने वाला हूँ, किसी के दबाव में आके नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। अब उस टाइम पे यहाँ के गवर्नर जनरल थे हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत परेशान हो गए कि भाई ये इंग्लिश पीपल हो गए फिर भी क्यों हमारे फेवर में नहीं लिखता है बातें। इन्होंने इसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, इनको दबाव दिलाने की कोशिश करी, बस ये थे जेम्स ऑगस्टस हिकी, ये किसी की बात सुनने वाले नहीं थे। तो अल्टीमेटली गवर्नर जनरल के पास एक फाइनल ऑप्शन क्या रहा, उन्होंने इनको इम्प्रिजन करा और इनका जो प्रोसिक्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा ये वीकली मैगजीन्स वाला पंगा कि भैया ना मैगजीन्स के बारे ना बंदा होगा ना बंदा मैगजीन के बारे में कुछ लिखेगा, हमारे बारे में यहाँ पे कुछ लिखेगा मैगजीन्स में। ये तो था हमारे पास कि कैसे कैसे प्रिंट हमारे इंडिया में आया। अब हमने देखा कि रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट्स। अब जब प्रिंट हमारे पास यहाँ पर डेवलप हुआ तो प्रिंट ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट ही नहीं करा, बट लोगों के मन में अलग अलग क्वेश्चंस राइज करने स्टार्ट करे। बहुत सारे रिलीजियस डिबेट्स भी होने पास स्टार्ट हो गए हमारे पास, बहुत सारे पब्लिक डिबेट्स भी हमारे पास यहाँ पे होने स्टार्ट
हो चुके थे। 19th सेंचुरी में हमारे पास रिलीजियस एजेंडा को लेकर, रिलीजियस टॉपिक्स को लेकर बहुत सारे डिबेट्स होने स्टार्ट हुए हमारे पास यहाँ पे। अब हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज जो थी उनका मानना कुछ अलग था, मुस्लिम फैमिलीज का मानना कुछ अलग था। यहाँ पे इन लोग का मानना था, हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली का मानना था कि भाई अगर फीमेल्स भी प्रॉपर प्रिंट कल्चर में अपने आप को डेवलप कर लेंगी तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, उनका माइंड जो है कहीं और चला जाएगा। दे विल नॉट एबल टू लिसन अस, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन अस। ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उनका क्या मानना था कि अगर भैया ये उर्दू रोमांटिक बुक्स पढ़ लेंगी तो दे विल गेट पोल्यूट बाय रीडिंग दीज मुस्लिम्स, हमारे पास बाय रीडिंग दीज उर्दू बुक्स ओवर हेयर। सो इस टाइम पे हमारे पास अलग अलग पब्लिशर्स रहे जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स पब्लिश करी और अलग अलग चीज़ों के बारे में। अब राजा राम मोहन रॉय की जो एक पब्लिशिंग थी न्यूज़पेपर, ये हमारे सारे न्यूज़पेपर्स हैं। जो राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था संबत कौमुदी, जो 1821 में प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली अपने नए विचार लेकर आता था। तो उसके अगेंस्ट में लिखता था हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन। समाचार चंद्रिका में वो उनके सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे देते हुए चलता था कि भाई संबत कौमुदी में ऐसा लिखा है तो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ऐसे करके उनके अपने सारे के सारे जो थे विचार थे। तो राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट में कौन लिखता था, हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन लिखता था। दैट इज संबत कौमुदी में जितने भी विचार रखे जाते थे उसके अगेंस्ट में आती थी समाचार चंद्रिका, जो अपने व्यू पॉइंट्स बताती थी यहाँ पर। फिर 1822 में हमारे पास बहुत सारे पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश्ड हुए यहाँ पर, जैसे कि एक था हमारे पास हमारा जमी जान नामा एंड दूसरा था हमारे पास शमसूल अकबर। ये भी हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर्स रहे। और एक गुजराती न्यूज़पेपर था तो गुजराती न्यूज़पेपर, बट नाम था उसका यहाँ पे बॉम्बे समाचार। सो दे वर द फ्यू न्यूज़पेपर्स जिसमें अलग अलग रिलीजियस बातें या अलग अलग चीज़ें हमारे पास लिखी जाती थी और अलग अलग पब्लिक डिबेट्स होने के चांसेस हमारे पास यहाँ पर रहते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास मुस्लिम सेक्शंस के ऊपर बात आई। यहाँ पर मुस्लिम एम्परर्स को हटाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को सेटल डाउन कर लिया था, हमारे इंडिया पे राज करना शुरू करा था उन्होंने यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में मुस्लिम्स के उलमास जो थे उनको कोई ना कोई खतरा था कि भाई अब तो ये सारे के सारे क्रिश्चियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन कर हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे। तो जितने भी मुस्लिम उलमास थे, उलमास कौन होते, स्कॉलर्स, वहाँ के पढ़े लिखे लीडर्स जो थे मुस्लिम्स के यहाँ पे। सो मुस्लिम्स उलमास जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे इस चीज़ को लेके कि कहीं हमारे को कन्वर्जन ना करवा दिया जाए, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना करा दिया जाए, क्योंकि जब राज जिसका होगा वो उसी अकॉर्डिंगली काम करता हुआ चलेगा, कहीं मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज में चेंजेस ना लेकर आए। तो उस टाइम पे हर जगह अलग अलग काम हो रहे थे। बट देवबंद सेमिनरी हमारे पास वहाँ पे बनी उस टाइम पे 1867 में, और देवबंद सेमिनरी ने बहुत सारे फातवा लागू करे। फातवा क्या होते हैं यहाँ के, इनके कुछ हमारे पास जैसे आप कह लो हमारे रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे लोगों में भी कुछ रिलीजियस रूल्स होते हैं कि भैया आपने धर्म के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से पब्लिश इन्होंने भी बड़े सारे फातवा लागू करे। और फातवा क्या थे, कुछ मुस्लिम्स को गाइड करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे जो यहाँ पे बनाए गए कि भाई आपने अपनी लाइफ में यही चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि इन लोगों को डर था कि भैया अगर सारे मुस्लिम्स अलग अलग रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें कन्वर्ट करना ईजिली हो जाएगा। सो ये था हमारे पास हमारा प्रिंट कल्चर का मुस्लिम सेक्शंस के ऊपर प्रभाव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक इज द रोल ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। अभी तक हमारे पास सारे के सारे में हमारे पास सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो हैंड रिटन थे। एक रामचरितमानस जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी उसको पब्लिश करा गया 1810 में कोलकाता में, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास हमारे रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट होने स्टार्ट हुए और उसके बाद बहुत सारी हमारे पास चीप लिथोग्राफिक एडिशंस आने स्टार्ट हुए हमारे पास। और हमारी इस टाइम पे इंडियन मार्केट में समझो कि बाढ़ आ गई है भाई पूरी की पूरी 1880s के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स आने स्टार्ट हुए, बहुत सारी ऐसी प्रेस आनी स्टार्ट हुई जिन्होंने रीजनल टेक्स्ट लिखने स्टार्ट कर चुके थे, जिन्होंने रीजनल टेक्स्ट प्रिंट करने स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि लखनऊ में आई हमारे पास नवल किशोर प्रेस, बॉम्बे में आई हमारे पास श्री वेंकटेश्वर प्रेस। श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने बहुत सारी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में
बहुत सारे यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट करने स्टार्ट किए थे हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंट आना स्टार्ट हो चुका, रिलीजियस टेक्स्ट आ गए। अब कुछ भी तो नया आना चाहिए था ना, सिर्फ रिलीजियस किताबें कितनी पढ़ेंगे, तो अलग अलग एसेस के बारे में, अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडाज के बारे में, अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब हमारे पास अब प्रिंट कल्चर में आना स्टार्ट हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी इमेजेस क्रिएट करी जाने लगी कि जिससे ये शो किया गया कि भैया पूरा का पूरा इमेज से ही एक सिनेरियो, एक सीन डिपिक्ट कर दिया जाता था। उस टाइम के हमारे एक बहुत फेमस रहे पेंटर एक राजा रवि वर्मा, ठीक है, इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हमारे पास आनी स्टार्ट हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारे पास बहुत सारे चीप कैलेंडर्स, सस्ते रेट पे कैलेंडर्स, बुक्स यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब कैलेंडर्स जो थे बहुत बार लोग इसे कैसे यूज़ करते थे, घर की डेकोरेशन के लिए, कि इस दीवार पे क्या लगाऊं, चलो कैलेंडर लगा देते हैं, बड़ी सी भगवान जी की इस पे इमेज होगी और नीचे छोटी छोटी डेट्स होंगी हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरीके से कैलेंडर्स को यूज़ किया जाता था वहाँ पे डेकोरेशन के पर्पज़ से भी। अब फीमेल्स ने भी अपना प्रिंट कल्चर में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास फादर्स रहे, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स रहे जिनको लगने लगा कि यार हमारी फीमेल्स को, हमारी वाइफ्स को, हमारी डॉटर्स को भी प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो स्कूल्स, कईयों ने स्कूल्स भेजा, जिन्होंने स्कूल्स नहीं भेजा तो उन्होंने एज अ प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए घर पे बुला के अपनी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। तो इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी वीमेन राइटर्स भी रही जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बुक्स लिखनी स्टार्ट करी। जैसे कि हमारे पास थी हमारी रससुंदरी देवी, शी वॉज बंगाली वुमेन, और इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में ही अपनी लॉन्ग राइटिंग ऑटोबायोग्राफी लिखी यहाँ पे, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था यहाँ पे अमर ज़ुबान, ठीक है जी। फिर थी हमारे पास हमारी सुभाषिनी देवी, अगेन शी इज़ अ बंगाली वुमेन, और इन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया, फीमेल्स की लाइफ का, कि भाई कैसे वो अपने घर में जिनको खाना खिलाती हैं, पूरा दिन उनका काम करती हैं, वही लोग एट लास्ट इनको जो है गलत बोलते हैं, इनकी वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास दो राइटर्स आई हमारे पास, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। इन दो राइटर्स ने एक अपर कास्ट फीमेल्स की, जो अपर कास्ट विमेन थी, उनकी मिजरेबल लाइफ के बारे में अपनी बुक्स में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, और 1880s में इनकी बुक्स पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। फिर एक थी हमारे पास हमारी मुस्लिम राइटर बेगम रुकैया सखावत हुसैन। अब इन्होंने क्या करा, 1926 में इनकी बुक पब्लिश हुई। बहुत अच्छी सोशल रिफॉर्मर रही, फीमेल एजुकेशन के ऊपर इनका बहुत अच्छा खासा रोल प्ले भी रहा। इन्होंने क्या करा यहाँ पे कि मुस्लिम्स, इस्लाम में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो थी वो मेल्स तक ही रिस्ट्रिक्ट की जाती थी। तो शी रेज्ड अ वॉइस कि एजुकेशन जो है, धर्म के नाम पर आदमी लोग ही क्यों बुक्स को पढ़ेंगे, हम भी तो एजुकेशन ले सकते हैं। इन्होंने उसके ऊपर पूरा का पूरा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने अपने प्रिंट्स जो थे पब्लिश करने स्टार्ट करे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, फीमेल्स के लिए और छोटे छोटे बुक्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होनी स्टार्ट हुई, जिसमें अलग अलग एजेंडाज होते थे कि घर को कैसे डेकोरेट किया जाए, फीमेल्स टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपने घर के लिए, अलग अलग रेसिपीज़ के ऊपर बुक्स प्रिंट करी जाती थी। और हमारे इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स छुप छुप कर वो बुक्स पढ़ा करती थी। यहाँ पर फीमेल्स के अलावा पुअर पीपल के ऊपर भी प्रिंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा। इस टाइम पे बहुत सारी बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हुई। डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स ने भी बुक्स प्रिंट करी। इन्होंने बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बुक्स प्रिंट करनी स्टार्ट करी थी हमारे पास। अब यहाँ पे जो बुक्स प्रिंट करनी स्टार्ट करी, हमारी यहाँ पे चीप एंड स्मॉल बुक्स प्रिंट करनी इन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है, छोटी छोटी बुक्स सस्ते रेट पे कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। यहाँ पर अलग अलग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इन्होंने इश्यूज़ लिखने स्टार्ट करे कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होता हमारे पास यहाँ पे। इस टाइम पे हमारे कुछ मेन राइटर्स रहे, जैसे कि सुदर्शन चक्र, जिन्हें लिखी अपनी बहुत सारी कविताएं, और उन्होंने अपनी बुक्स का नाम रख दिया यहाँ पे सच्ची कविताएं। ज्योतिबा फुले रही हमारे पास, शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन लिखा, कास्ट के ऊपर कैसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं,
उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम था गुलामगिरी। 20th सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर और ई वी रामस्वामी नायकर ने भी बुक्स प्रिंट करनी स्टार्ट करी यहाँ पर अपनी इसी टॉपिक के ऊपर। और काशी बाबा जो थे एक कॉटन मिल वर्कर थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी 1938 में, एंड द नेम ऑफ बुक वाज द छोटे और बड़े का सवाल। क्योंकि कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अलग अलग लेवल्स पे, ये बड़े बंदे हैं, ये छोटे बंदे हैं, और भाई बड़े बंदे बड़े दिन बाद आए हो, ऐसे कहते हैं ना, वो दोस्ती यारी में वैसे कहते हैं। बट वैसे जो है वहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट को छोटे और बड़े बंदों में डिवाइड कर दिया जाता था। तो ही हैज रिटन अ बुक ऑन द नेम ऑफ छोटे और बड़े का सवाल। अब हमारे पास 1938 में प्रिंट बुक्स हुई। अब ऐसा तो नहीं था कि भाई इतना सारा कुछ कुछ लिखा जा रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया ही नहीं होगा। जब ये सब सिनेरियो चल रहा था तो कहीं ना कहीं सेंसरशिप लॉज भी इम्पोज हुए हमारे पास यहाँ पे। सेंसरशिप लॉज का मतलब क्या होता है? आज के टाइम पे भी अगर हमारी कोई मूवीज़ आ रही हैं, ठीक है, सो वो सेंसर बोर्ड से पास होके आती हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ इररिलेवेंट है, कुछ वल्गर सीन्स हैं जो हमें पब्लिकली नहीं दिखाना है, तो वो सेंसर बोर्ड उसे एलिमिनेट कर देती है। कोई ऐसे सीन जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है आपस में लड़ाइयाँ हो सकती है, तो वो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर देती है वहाँ से। सो 1820s में सुप्रीम कोर्ट ने, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया था सेंसरशिप के ऊपर। फिर 1857 के बाद कैसे ना कैसे करके प्रिंटिंग प्रेस का थोड़ा सा एटीट्यूड अब चेंज हो चुका था। इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी भाई लिखो बुक्स, करो न्यूज़पेपर प्रिंट, बट हमारी फेवर में, हमारे अगेंस्ट कुछ भी मत लिखो यहाँ पर। और 1878 में बहुत ही हार्ड कोर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हो चुका था। इस पे सरकार का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस था। कुछ भी प्रिंट होगा, कैसे होना है कैसे नहीं होना, सरकार की नज़र के अकॉर्डिंगली यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखेगा तो उसको अल्टीमेटली क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगी हमारे पास यहाँ पे। और बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करा विच वॉज नेम्ड एज द केसरी। उन्होंने वहाँ पर पंजाब रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में लिखा कि वो कैसे कैसे वहाँ पे रेवोल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे पंजाब रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में लिखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ आवर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एंड इसकी इमेजेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको ये सारे नेम्स बताए गए हैं तो वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि इसमें करेक्ट मैचेस करने के लिए भी हमारे पास आ जाते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ नॉट इनफ, इसके लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। गो थ्रू विद द एनसीईआरटी, दिस इज़ जस्ट एन हेल्पिंग एक्सप्लेनेशन, इस पे रिलाय मत होना पूरा का पूरा। एनसीईआरटी में पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो हमसे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर मोर अपडेट्स चाहिए हो यहाँ पर। थैंक यू गाइज।